आप सुन रहे हैं उपन्यास कुसुम कुमारी, बयान 5वां। थोड़ी रात बाकी थी जब सरदार चेत सिंह की आंख खुली। उठकर खेमे के बाहर आए और अपनी जेब से एक छोटा सा बिगुल निकाल कर बजाया, जिसकी आवाज दूर दूर तक गूंज गई। इसके बाद फिर खेमे के अंदर गए और चाहा कि जसवंत सिंह को जगाएं, मगर वह पहले ही से जाग रहे थे, बल्कि उन्हें तो रात भर नींद ही नहीं आई थी। सरदार चेत सिंह के उठने और बिगुल बजाने से आप भी चारपाई पर से उठ खड़े हुए और पूछा, क्या चलने की तैयारी हो गई सरदार जी? इस पर चेत सिंह ने जवाब दिया, हाँ, अब थोड़ी ही देर में हमारे सवार भी तैयार हो जाते हैं और घंटे भर में हम लोग यहाँ से कूच कर देंगे। जसवंत, अभी कितनी रात बाकी है? चेत सिंह, 2 घंटे के करीब बाकी होगी। जसवंत, हम लोग उस ठिकाने कब तक पहुंचेंगे जहां जाने का इरादा है? चेत सिंह, सूरज निकलते हम लोग अपने ठिकाने पहुंच जाएंगे। आप भी जरूरी कामों से छुट्टी पा लीजिए, तब तक मैं भी तैयार होता हूं। जसवंत सिंह और सरदार चेत सिंह जरूरी कामों से निपट कर हाथ मुंह धो और कपड़े पहन तैयार हो गए। इसके बाद सरदार ने फिर खेमे के बाहर आकर बिगुल बजाया, जिसके साथ ही उनके कुल सवार घोड़ों पर सवार होकर रवाना हो गए। घंटा भर दिन चढ़ते तक ये लोग एक शहर में पहुंचे। जबकि ये शहर छोटा ही सा था, मगर देखने में निहायत खूबसूरत था। अभी दुकानें बिल्कुल नहीं खुली थी, लेकिन अंदाज से मालूम होता था कि गुलजार है। एक छोटे किले के पास पहुंचकर सरदार ने अपने साथी सवारों को कुछ इशारा करके कहीं रवाना कर दिया और खुद जसवंत सिंह को अपने साथ लेकर दरवाजे के अंदर घुस गए। इस किले का फाटक बहुत बड़ा था और बहुत से सिपाही संगीन लिए पहरे पर मुस्तैद थे, जिन्होंने सरदार चेत सिंह को अदब के साथ सलाम किया और उसके बाद जसवंत सिंह को भी सलाम किया। सरदार चेत सिंह ने एक सिपाही से पूछा, दीवान साहब अभी दरबार में आए या नहीं? जिसके जवाब में उस सिपाही ने कहा, अभी नहीं आए, मगर आते ही होंगे। वक्त हो गया है, लेकिन आप उनके आने की राह नहीं देखें, क्योंकि हम लोगों को महारानी साहिबा का हुक्म है कि सरदार साहब जिस वक्त आए फौरन सीधे हमारे पास पहुंचे, दरवाजे पर अटकने नहीं पाए। सो आप दीवान साहब की राह ना देखिए। इतना कह वह सिपाही इनके साथ चलने पर मुस्तैद हो गया। सरदार चेत सिंह ने इतना सुन फिर दीवान साहब के आने की राह नहीं देखी और सिपाही के कहे मुताबिक जसवंत सिंह को साथ लिए महल की तरफ रवाना हुए। फाटक के अंदर थोड़ी दूर जाने पर एक निहायत खूबसूरत दीवान खाने में पहुंचे, जिसके बगल में एक दरवाजा जनाने महल के अंदर जाने के लिए था। यह दरवाजा बहुत बड़ा तो नहीं था, मगर इस लायक था कि पालकी अंदर चली जाए। इस दरवाजे पर कई औरतें सिपाहियाना भेष किए, ढाल तलवार लगाए रौब के साथ पहरा देती नजर आईं, जिन्होंने सरदार चेत सिंह को झुककर सलाम किया। एक सिपाही औरत इन्हें देखते ही बिना कुछ पूछे अंदर चली गई और थोड़ी देर के बाद लौट आकर सरदार चेत सिंह से बोली, चलिए, महारानी ने आपको बुलाया है। जसवंत सिंह को साथ लिए हुए सरदार चेत सिंह उसी औरत के पीछे पीछे महल के अंदर गए। जसवंत सिंह ने भीतर जाकर एक निहायत खूबसूरत और हरा भरा छोटा सा बाग देखा, जिसके पश्चिम तरफ एक कमरा और सजा हुआ दालान, पूरब तरफ 12 दरी, दक्षिण तरफ खाली दीवार और उत्तर तरफ एक मकान और हमाम नजर आ रहा था। बहुत सी लौंडियां अच्छे अच्छे कपड़े पहने इधर उधर घूम रही थी। औरत के पीछे ये दोनों पश्चिम तरफ वाले उस दालान में पहुंचे, जिसके बाद कमरा था। कमरे के दरवाजों में दोहरी चीकें पड़ी हुई थी तथा दालान में फर्श बिछा हुआ था। सरदार ने चिक की तरफ झुककर सलाम किया और इसी तरह जसवंत सिंह ने भी सरदार की देखा देखी सलाम किया। इसके बाद एक लौंडी ने बैठने के लिए कहा और ये दोनों उसी फर्श पर बैठ गए। चारों तरफ से बहुत सी लौंडियां आकर उसी जगह खड़ी हो गई और जसवंत सिंह को ताज्जुब की निगाह से देखने लगी। चिक के अंदर से मीठी मगर गंभीर आवाज आई, क्यों क्यों चेत सिंह, क्या हुआ और ये तुम्हारे साथ कौन है? चेत सिंह, एक सवार की जुबानी ताबेदार ने कुछ कहला भेजा था। आवाज,
हाँ हाँ, मालूम हुआ था कि जिनको लाने के लिए तुम गए थे उन्हें कोई दुश्मन ले गया और ये हाल तुम्हें एक साधु से मालूम हुआ। वह साधु कहाँ है और ये तुम्हारे साथ कौन है? इनका नाम जसवंत सिंह तो नहीं? चेत सिंह। जी हाँ, इनका नाम जसवंत सिंह ही है। उनकी जुदाई में ये ही साधु बने घूम रहे थे और हम लोगों को मिले थे। आवाज। अच्छा, इनसे और रणबीर सिंह से तो बड़ी दोस्ती है, फिर संग कैसे छूटा? इसके जवाब में सरदार चेत सिंह ने वह पूरा हाल कह सुनाया जो जसवंत सिंह से सुना और अपनी आंखों से देखा था। जसवंत सिंह अपने दोस्त की जुदाई में तो परेशान और दुखी हो ही रहे थे, दूसरी इन ताज्जुब भरी बातों और घटनाओं ने उन्हें और भी परेशान कर दिया। पहले तो यही ताज्जुब था कि सरदार चेत सिंह ने मेरा नाम सुनते ही कैसे पहचान लिया कि मैं रणबीर सिंह का दोस्त हूँ। अब उससे भी बढ़ के ये बात हुई कि यहाँ पर्दे के अंदर से महारानी ने बिना नाम पूछे ही पहचान लिया कि ये जसवंत हैं और रणबीर सिंह का पक्का दोस्त है। अब क्या मामला है, सो तो समझ में नहीं आता। इन लोगों को हमारे रणबीर सिंह से क्या मतलब है और इनका क्या इरादा है? इन बातों को नीचे सिर किए जुए जसवंत सिंह सोच रहे थे कि इतने में चिक के अंदर से फिर आवाज आई। अच्छा चेत सिंह, जसवंत सिंह को तो हमारी लौंडियों के हवाले करो, वे सब इनके नहलाने धुलाने खाने पीने का सामान कर देंगी और इन्हें यहाँ आराम के साथ रखेंगी। और इनको भी समझा दो कि यहाँ इन्हें किसी तरह की तकलीफ नहीं होगी, आराम के साथ रहें। और हमारे दीवान साहब को कहला दो कि शाम के वक्त जासूसों के जमादार को साथ लेकर यहाँ आए। भाई इस वक्त मैं दरबार नहीं करूंगी, आज दरबार के वक्त किसी के आने की जरूरत नहीं है और किसी तरह की दरख्वास्त भी आज नहीं ली जाएगी। सुनिए। ये हुक्म पाकर सरदार जय सिंह उठ खड़े हुए और पर्दे की तरफ झुककर सलाम करने के बाद बाहर रवाना हो गए। हमारे जसवंत सिंह बेचारे चुपचाप जो के त्यों हक्का बक्का बैठे रहे, मगर थोड़ी देर बाद कई लौंडियों ने अंदर से आकर उनसे कहा, आप उठिए और नहाने धोने की फिक्र कीजिए, क्योंकि आज ही आपको हम लोगों के साथ रणबीर सिंह की खोज में जाना होगा। हम लोग उनके दुश्मन को जानते हैं, आप किसी तरह की चिंता नहीं करिए। जसवंत सिंह ने जवाब दिया, हाय, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम कि इस वक्त मेरे दोस्त पर क्या आफत गुजरती होगी। उसको नहाने धोने का भी मौका मिला होगा या नहीं, उसने कुछ खाया पिया होगा कि नहीं। हाय, मुझे विश्वास है कि उसके दिमाग से अभी तक पागलपन की बू गई नहीं होगी। उसी तरह बकना झकना जारी किया होगा। अब तो उसके सामने वह सत्यानाशी मूर्त भी नहीं होगी जिसे देखकर वो खाना पीना भूल गया था। अब ना मालूम उसकी क्या दशा होगी। अगर तुम लोग ये जानती हो उसे फलाना आदमी ले गया है तो ईश्वर के लिए जल्दी बता दो कि मैं उसके पास पहुंचकर जिस तरह बने उसे कैसे छुड़ाऊं या अपनी भी जान उसके साथ उसके कदमों पर न्यौछावर कर दूं। लेकिन मेरे नहाने धोने खाने फिक्र की पीने की फिक्र मत करो, इसका कुछ एहसान मेरे ऊपर नहीं होगा। अगर मेरे दोस्त के दुश्मन का पता बता दोगे ना तो मैं जन्म भर तुम्हारा ताबेदार बना रहूंगा, बिना खरीदे गुलाम रहूंगा, चाहे मुझसे इकरार लिखा लो। पर ये ईश्वर के लिए जल्द बताओ कि वह कहाँ है और किस दुष्ट ने उसे दुख दिया है। हाय, अभी तक उसके ऊपर किसी तरह की तकलीफ कभी नहीं आई। ना मालूम वह कौन सी सत्यानाशी घड़ी थी जिसमें हम दोनों घर से बाहर निकले थे। उसके माँ बाप की क्या दशा होगी बेचारे की। हाय, उनके ये एक ही ये लड़का है, दूसरे कोई औलाद भी नहीं है जिसे देख उनके जी को तसल्ली हो। इतना कहकर जसवंत सिंह चुप हो गए और उनकी आंखों से आंसुओं की बूंदें गिरने लगी। लोनियों के बहुत कुछ कहने और समझाने बुझाने पर वे वहां से उठे, स्नान किया और कुछ अन्य मुंह में डालकर जल पिया। इसके बाद फिर हाथ जोड़ और रो रो कर लौंडियों से पूछने लगे, परमेश्वर के लिए सच बता दो, क्या तुम रणबीर सिंह के दुश्मन को जानती हो? अगर जानती हो तो बताने में देरी क्यों करती हो? हाय, कहीं तुम लोग मुझे धोखा तो नहीं दे रही हो? रणबीर सिंह की जुदाई में जसवंत सिंह को हद से ज्यादा दुखी देख लौंडियों से रहा नहीं गया। आपस में राय करके एक लौंडी ने जाकर महारानी से उनका सवाल कहा और जवाब पाने की उम्मीद में सामने खड़ी रही। बहुत देर तक सोचने के बाद महारानी ने उस लौंडी को हुक्म दिया, अच्छा जाओ, जसवंत सिंह को मेरे पास ले आओ, मैं उसे समझाऊंगी। अब तो पर्दा खुल ही गया और बेहयाई सिर पर सवार हो ही चुकी, तो रणबीर सिंह के दोस्त का सामना करने में ही क्या हर्ज है। हुक्म हुक्म पाकर लौंडी दौड़ी हुई गई और अपने साथ वालियों से महारानी का हुक्म कहा। वे सब जसवंत सिंह को साथ लेकर महारानी के पास चली।
जिस दालान में पहले सरदार चेत सिंह के साथ जसवंत सिंह बैठाए गए थे, उसी के साथ पीछे की तरफ महारानी का खास महल था। लौंडियां जसवंत सिंह को साथ लिए हुए दूसरी राह से उसके अंदर गई और इस मकान को जसवंत सिंह ने बहुत ही अच्छी तरह से सजा हुआ पाया और यहीं पर एक छोटे